ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बायजूस सिर्फ एक एडटेक कंपनी थी जो भारी घाटे में चली गई, लेकिन इन कागजी नुकसानों के पीछे एक ऐसा सच छुपा है जो शायद किसी को नहीं पता। सिंगापुर की एक अदालत ने सीधे इस कंपनी के फाउंडर को 6 महीने की जेल की सजा सुना दी है। आखिर रातों रात एक शिक्षा क्रांति एक इंटरनेशनल लीगल नाइटमेयर में कैसे बदल गई? चलिए इस भयंकर कवर अप की तह तक चलते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, $22 बिलियन। एक समय था जब पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स बायजूस पर पानी की तरह पैसा बहा रहे थे। ये इंडिया का सबसे अजेय, सबसे अनटचेबल स्टार्टअप माना जाता था, जिसने इसके फाउंडर को रातों रात दुनिया के सबसे बड़े अरबपतियों की लिस्ट में ला खड़ा किया था। लेकिन जरा ठहरिए, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कोई इंसान $22 बिलियन के सिंहासन से सीधे 6 महीने की जेल तक कैसे पहुंच सकता है, वो भी एक विदेशी अदालत में। ये कोई आम बिजनेस फेलियर नहीं है बॉस, यहाँ दांव पर कुछ बहुत बहुत बड़ा लगा है। अगर आप इस पूरी क्रोनोलॉजी को ध्यान से देखें तो समझ आएगा कि ये कोई अचानक हुआ एक्सीडेंट नहीं है। ये ग्लोबल लेंडर्स के साथ चल रहा एक हाई स्टेक्स टैक्टिकल चेस मैच है। अप्रैल 2024 में कोर्ट ने एसेट्स का खुलासा करने का सीधा ऑर्डर दिया। जब वो नहीं हुआ तो 2025 में अमेरिकी अदालतों ने अवमानना के सैंक्शंस लगाए और अब मई 2026 में बात सिंगापुर में 6 महीने की जेल तक पहुंच गई है। ये एक के बाद एक लीगल शिकंजा कसने का पुख्ता सबूत है। अब इस पूरे बखेड़े पर फाउंडर बायजू रविंद्रन का क्या कहना है? उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट कहता है कि ये महज एक प्रोसीजरल कंटेम्प्ट है। मतलब उनके हिसाब से ये सिर्फ कागजी कार्रवाई की एक छोटी सी गलती है। वो किसी भी तरह के फ्रॉड, बेईमानी या गलत काम से साफ इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लेंडर्स के साथ सेटलमेंट लगभग पक्का हो चुका है। पर रुकिए, क्या ये सच में मुमकिन है? अगर ये महज एक मामूली सी प्रोसीजरल गलती है तो सिंगापुर की अदालत ने अपने फैसले में इतना कड़ा रुख क्यों अपनाया? कोर्ट ने साफ कहा है कि इन्होंने अप्रैल 2024 से एसेट डिस्क्लोज करने के कई ऑर्डर्स को जानबूझकर इग्नोर किया। एक छोटी सी चूक और लगातार कोर्ट के ऑर्डर्स को ठेंगा दिखाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। इस एसेट डिस्क्लोजर वाले पेज को समझना बहुत जरूरी है। लीगल भाषा में इसका सीधा मतलब है अदालत या लेनदारों के सामने अपनी प्रॉपर्टी, होल्डिंग्स और कॉर्पोरेट ओनरशिप को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रखना। सिंगापुर कोर्ट ने साफ साफ BIR इन्वेस्ट को PTE नाम की एक कॉर्पोरेट यूनिट के ओनरशिप पेपर्स मांगे थे जो नहीं दिए गए। इसे एक एकदम सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए आप कार की EMI नहीं चुका पाते और बैंक का रिकवरी एजेंट आपकी कार जब्त करने आता है और आप जानबूझकर कार की चाबियां कहीं छिपा देते हैं। बिल्कुल यही हो रहा है। एसेट्स मौजूद हैं, लेंडर्स अपना पैसा मांग रहे हैं, लेकिन ओनरशिप की चाबियां यानी कागजात दिए ही नहीं जा रहे। और जब आप कोर्ट की ऐसी सख्त मांगों को लगातार इग्नोर करते हैं तो बात कॉर्पोरेट कंटेम्प्ट तक पहुंच जाती है। यह किसी स्टार्टअप का आम नुकसान नहीं है, ये एक कॉर्पोरेट ऑफिसर द्वारा जज के डायरेक्ट ऑर्डर की जानबूझकर की गई नाफरमानी है और इसकी सजा बहुत भारी होती है, भारी जुर्माना या फिर सीधा जेल। आप इसे ऐसे समझिए, कॉर्पोरेट कंटेम्प्ट कोई गलत पार्किंग का चालान नहीं है जिसे आप फाइन देकर रफा दफा कर दें। ये सीधे सीधे भरे कोर्ट रूम में जज के ऑर्डर को फाड़कर फेंक देने जैसा है। किसी भी स्टार्टअप गवर्नेंस में इस लेवल का टकराव एकदम अनसुना है। सिंगापुर कोर्ट के ऑर्डर्स कोई मजाक नहीं थे। उन्होंने तुरंत अधिकारियों के सामने सरेंडर करने को कहा, 90,000 सिंगापुर डॉलर की लीगल कॉस्ट चुकाने का आदेश दिया और उस विवादित कॉर्पोरेट यूनिट का लीगल ओनरशिप साबित करने को कहा। ये सब साबित करता है कि ये लीगल क्राइसिस एकदम रियल है, सिर्फ कागजी बातें नहीं। इसके जवाब में बायजू रविंद्रन का डिफेंस है कि कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी यानी QIA से जुड़ी कंपनी बस कोर्ट का इस्तेमाल उन्हें डराने धमकाने के लिए कर रही है। उनके मुताबिक सेटलमेंट की बातचीत फाइनल स्टेज में है और ये सब महज एक अननेसेसरी प्रेशर टैक्टिक है। अब जरा इस लीगल बैटलफील्ड को देखिए। एक तरफ QIA की सब्सिडियरी है जिसने सिंगापुर में केस ठोक दिया और दूसरी तरफ अमेरिका के लैंडर्स हैं जो अपना $1.2 बिलियन का भारी भरकम लोन वसूलने के लिए पहले ही सैंक्शंस लगा चुके हैं। ये अब एक कंपनी का मसला नहीं रहा, ये एक ग्लोबल लीगल वॉर बन चुका है। इस सब पर फाउंडर का कहना है कि उन्होंने जानबूझकर लीगल फाइट लड़ना बंद कर दिया था। उनका दावा है कि उनका पूरा फोकस एक ग्लोबल सेटलमेंट को फाइनल करने पर था और इसीलिए उन्होंने टकराव के बजाय समाधान यानी रेजोल्यूशन को चुना। लेकिन वेट, व्हाट? फिर से एक बहुत बड़ा लूप होल। अगर उनका इरादा वाकई में रेजोल्यूशन का था और वो सब कुछ सुलझाना चाह रहे थे तो अमेरिकी अदालतों ने 1 साल पहले ही उन पर फंड्स छिपाने के आरोप में सैंक्शंस क्यों लगाए? ये कॉन्ट्रडिक्शन इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी मिस्ट्री है।
सच तो ये है कि ये मौजूदा क्राइसिस रातों रात नहीं आया है। ये सालों की गड़बड़ियों का क्लाइमैक्स है। $22 बिलियन का पीक, 2023 में ईडी की रेड्स, $1.2 बिलियन का लोन डिफॉल्ट, बीसीसीआई के 159 करोड़ का विवाद और हजारों एम्प्लॉइज की छंटनी, ये पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरा है। तो बॉटम लाइन क्या है? हमारा असली सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक डेस्परेट फाउंडर की कागजी गलतियां हैं, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं, या फिर दुनिया भर के गुस्से से भरे लेंडर्स से अपनी संपत्ति छिपाने की एक सोची समझी साजिश, एक हिडन फ्रॉड? सच कहूं तो अदालत के कड़े फैसले तो फ्रॉड की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनिए। कोर्ट ने जो लीगल कॉस्ट पेनल्टी लगाई है वो 70,500 अमेरिकी डॉलर के आसपास है। जरा सोचिए, $22 बिलियन के कोलैप्स और $1.2 बिलियन के लोन डिफॉल्ट के सामने ये फाइन तो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। पर असली कैच ये फाइन है ही नहीं। फाइन भले ही छोटा हो, लेकिन एक फाउंडर को 6 महीने की जेल की सजा मिलना, ये उसकी साख, उसकी क्रेडिबिलिटी पर ऐसा धब्बा है जो शायद कभी नहीं धुलेगा। एक स्टार्टअप की लीडरशिप के लिए ये किसी डेथ वारंट से कम नहीं है। और यही बात हमें हमारे फाइनल और सबसे क्रिटिकल सवाल पर ला खड़ी करती है। अगले 6 से 12 महीनों में ग्लोबल वेंचर कैपिटल रिस्क और इंडियन एडटेक के लिए इसका क्या मतलब है? इस अनप्रेसिडेंटेड जेल की सजा ने इन्वेस्टर्स के मन में जो डर बिठाया है, क्या वो कभी खत्म होगा? क्या वीसीज अब इंडियन स्टार्टअप गवर्नेंस पर आंख मूंद कर भरोसा कर पाएंगे? ये एक ऐसी वेकअप कॉल है जिसे इग्नोर करना अब किसी के बस में नहीं है।